Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस और सर्किट और ईएमएफ एंड अलोंग विद दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. इसमें आपको एक सर्किट दिया हुआ है. इस सर्किट में 5 रेजिस्टेंसेस है इन टोटल. 5 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं. कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, ठीक है. फिर एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ 16 वोल्ट है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. नाउ क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट और कॉम्बिनेशन एंड यू हैव टू फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर. ओके, सो लेट अस बिगिन. इसमें हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं हम लोग. और एक चीज आप ध्यान रखो कि जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो सेल का रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा. देखिए, इसमें जो कॉम्बिनेशन है इसमें हम देख रहे हैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका रेजिस्टेंस है R1. ओके, और सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मान लेते हैं R2. और ये जो है 1 ओम, ये इनके साथ सीरीज में लगा हुआ है. तो पहले हम R1 और R2 निकालेंगे. क्योंकि R1 पैरेलल कॉम्बिनेशन है 4 ओम और 4 ओम का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रूल लगाएंगे 1/R = 1/R1 + 1/2. तो 1/4 + 1/4 1/R1 होगा. एलसीएम 4 आएगा, 2/4. ये 1/R1 है, तो इससे R1 की वैल्यू क्या होती है 2. ये हमने निकाल दिया फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस. अभी जो दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है R2 की वैल्यू निकालने के लिए 1/R2 होगा 1/12 + 1/6, क्योंकि 12 ओम और 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल वाला रूल लगाया उसमें भी हमने. इनका भी एलसीएम आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 3/12 रहता है, 1/4. तो इससे R2 की वैल्यू क्या आती है आपके पास 4 ओम. ओके, अब हम देखते हैं कि R1 R2 यानी ये R1 इसका पूरे का ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गया पैरेलल का, R2 इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गया, और 1 ये तीनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं. तो इक्विवेलेंट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो होगा इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज मतलब सीरीज में आपको जस्ट सम कर देना होता है. तो R1 R2 एंड 1 ओम. ठीक है, क्योंकि 1 ओम इन दोनों के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है. क्लियर है. सो हमारे पास है 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस जो 1 हमें लेना है, तो कुल मिलाकर हमारे पास आता है 7 ओम. So this 7 ohm is the equivalent resistance of the combination. ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे. तो हमने टोटल रेजिस्टेंस तो निकाल दिया, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाला है हमने सर्किट का. ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें इंक्लूडेड नहीं है. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 1 ओम दिया हुआ है, सेल का ईएमएफ हमें 16 वोल्ट दिया हुआ है. अब क्योंकि हमें करंट इन ईच रेजिस्टर फाइंड करना है, यानी हमको I1 I2 I3 I4 और I की वैल्यू फाइंड करनी है. क्यों? क्योंकि आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू अलग अलग होती है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इनमें I1 I2 अलग अलग करंट है. फिर 1 ओम में सारा ही करंट 1 ओम में I मतलब I के बराबर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वापस से जाके स्प्लिट हो जाता है 12 और 6 ओम में I3 और I4 की फॉर्म में. ठीक है, तो इसका मतलब हमें I1 I2 I3 I4 सभी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, है ना. तो सबसे पहले तो टोटल करंट I निकालते हैं. टोटल I = अब फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की टर्म में करंट का फॉर्मूला होता है E/R. ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं. E है आपका 16 वोल्ट, कैपिटल I अभी हमने पिछले पार्ट में निकाला था 7 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर 1. तो कुल मिला के आता है 16/8 विच इज 2 एम्पियर. तो ये हमने टोटल करंट निकाल लिया एंड इट इज ऑल्सो द करंट इन 1 ओम रेजिस्टर, क्योंकि 1 ओम में तो सारा करंट I फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो एक करंट हमने
ये वैल्यू फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो I है वो यहाँ A पे जाके I1 I2 में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, I1 I2 में डिवाइड हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस सेम रहेगा। तो I1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VAB होगा और ओम्स लॉ से फॉर्मूला उसका होता है V इज इक्वल टू IR। तो R4 है ना, तो ओम्स लॉ के हिसाब से VAB की वैल्यू 4I1 होगी और साथ ही क्योंकि पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का VAB है तो 4I2 भी होगी। ये कैसे किया हमने, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ इक्वेशन यूज की है जिसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस 4 ओम में करंट I1 है और इस 4 ओम में I2 है, लेकिन क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों सेम टर्मिनल A और B के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए इनका दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो I1 इंटू R मतलब I1 इंटू 4I1 और I2 इंटू R यानी 4 इंटू I2, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस VAB, यानी ये दोनों आपस में बराबर हुआ और आपस में बराबर हुआ इसका मतलब 4 कैंसिल होके I1 इज इक्वल टू I2 मिल जाता है, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन मिलती है। एक और इक्वेशन हम किरचॉफ के जंक्शन रूल से बना सकते हैं जो कहता है दैट, और वैसे भी यहाँ जो कहता है सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग इट। तो और ये यहाँ आप वैसे भी देख सकते हो टेक्निकली कि करंट I यहाँ स्प्लिट होके I1 I2 में डिवाइड हो रहा है और वापस से यहाँ ऐड होके I में चेंज हो रहा है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है ना। अब I की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 2, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ मैं I2 को सेकेंड इक्वेशन I2 को भी I1 रख दो फर्स्ट से, तो I1 प्लस I1 इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी 2I1 इज इक्वल टू 2। इससे मिलता है I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब जब I1 आ गया है तो I2 भी I1 के बराबर है, इसलिए हमारा I1 और I2 दोनों ही 1 एम्पियर है। क्यों, ऑब्वियसली यही होता है, जब एक करंट दो रेजिस्टेंस में स्प्लिट होता है तो अगर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं तो करंट्स भी इक्वली डिवाइड होते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है। सो हमने यहाँ I की वैल्यू फाइंड कर ली, पहले कर ली, I1 और I2 की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें निकालना है सिमिलर मैनर में I3 और I4 भी फाइंड करेंगे। अगेन क्योंकि 12 ओम और 6 ओम सेम टू टर्मिनल्स C और D के बीच में कनेक्टेड है तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा, जैसे हमने यहाँ यूज किया था वो सेम लॉजिक है कि VCD की वैल्यू I3 इंटू R यानी I3 इंटू 12 के बराबर होगी और इसी VCD की वैल्यू I4 इंटू R यानी I4 इंटू 6 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में, मैं बार बार बोल रही हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो इसको हम 12I3 भी लिख सकते हैं और इसको 6I4 भी लिख सकते हैं। दोनों में हमने ओम्स लॉ इक्वेशन V इज इक्वल टू IR यूज की। ओके, इसका लिए दोनों बराबर है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी 12I3 इज इक्वल टू 6I4 हमें मिलता है। ओके, इसका मतलब I4 इज इक्वल टू 2I3 है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अभी एक और इक्वेशन बन सकती है I इज इक्वल टू I3 प्लस I4। वही लॉजिक है जैसे हमने यहाँ यूज किया कि ये जो टोटल करंट I है ये आगे जाकर स्प्लिट हो रहा है I3 और I4 में, तो I3 प्लस I4 को हम I के बराबर लिख सकते हैं। I की वैल्यू तो 2 है तो मैं डायरेक्टली यहाँ I3 प्लस I4 इक्वल टू 2 लिख दूं। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारी। अभी क्या करते हैं, 3 में से I4 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो यूजिंग 3 in 4, 3 इक्वेशन को 4 में यूज करते हैं। I4 की वैल्यू 2I3 मैं यहां पुट कर रही हूं, तो I4 की वैल्यू 2I3 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास मिलता है 3I3 इज इक्वल टू 2। तो इससे I3 क्या आएगा, 2/3 एम्पियर। ठीक है, ये आ गई I3 की वैल्यू। अब जब I3 आ गया है तो I4 भी निकाल सकते हैं,
इक्वेशन 3 से ये वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे, तो I4 जो कि 2I3 है, तो 2 इंटू I3 की वैल्यू 2/3 मैंने पुट कर दी, 2 इंटू 2 4, तो हमारे पास आता है I4 इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर। सो इस तरह से हमने सर्किट के सारे करंट्स, हमने I निकाला था जो कि 2 एम्पियर आया था, टोटल करंट I, देन हमने I1 और I2 फाइंड कर लिया जो कि इन दोनों में फ्लो कर रहा है, फिर हमने I3 करंट निकाला 2/3 एम्पियर, एंड I4 की वैल्यू आती है 4/3 एम्पियर। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.